बीबीसी दुनिया में आज देखिए, तवांग के जहन में ताजा चीन से जंग का मंजर। भारत चीन में चल रहे सीमा विवाद और तवांग में झड़प की खबरों के बीच स्थानीय लोगों को अब भी याद है 1962 की जंग। दिखाएंगे तवांग से खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। तवांग के लोग चीन भारत की जंग को कैसे करते हैं अब याद, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट कवर स्टोरी में। लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका में टिकटॉक बैन करने की तैयारी। व्हाइट हाउस ने यूएस फेडरल एजेंसीज को चाइनीज सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को 30 दिन के भीतर हटाने का दिया आदेश। चीन ने कहा अमेरिका कर रहा है अपनी सत्ता का दुरुपयोग। ईरान में जहरीली गैस के इस्तेमाल को लेकर लोगों में बढ़ रही है चिंता। कोम शहर में लड़कियों के स्कूलों को बनाया गया निशाना। खबरों के मुताबिक बीते 3 महीनों में 600 से अधिक लड़कियां हुई हैं इस गैस से प्रभावित। रूस के सहयोगी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको कर रहे हैं चीन का दौरा। पश्चिमी देशों को आशंका चीन कर सकता है यूक्रेन में रूसी सैनिकों को हथियारों की सप्लाई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिया इस्तीफा। सिसोदिया पर शराब नीति में अनियमितताओं का है आरोप। वहीं पिछले कई महीनों से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। अरुणाचल का तवांग, जो साल 2022 में भारत चीन सेना की झड़प की वजह से सुर्खियों में रहा। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब इस इलाके में लोग भारत चीन के बीच किसी संघर्ष का गवाह बने थे। यहाँ के कई लोगों ने साल 1962 में भारत चीन युद्ध भी देखा है। क्या असर पड़ता है इन लोगों पर इसका? कवर स्टोरी में आज तवांग से स्पेशल रिपोर्ट। तवांग एक ऐसा इलाका जहां हाल ही में भारत चीन के सैनिक भिड़े थे। तब से लेकर अब तक हालात सामान्य करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। भारत और चीन के विदेश मंत्री भी इस घटना के बाद पहली बार 2 मार्च को G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान मिलेंगे। लेकिन भारत चीन के बीच इस तरह के संघर्ष का तवांग के रहने वालों पर क्या असर पड़ता है, खासकर तब जब उन्होंने साल 1962 में भारत चीन युद्ध भी देखा है। उस वक्त लगभग 1 महीने तक चीनी सेना का कब्जा रहा था। इस दौरान तवांग के लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। 60 साल बाद भी 1962 के युद्ध की यादें यहाँ के लोगों के जहन में कायम है। देखिए बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव और दिपलिन रॉय की ये खास रिपोर्ट। तवांग, भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का वो इलाका जो पिछले कई सालों से सुर्खियों में रहा है। बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ ये वो जगह है जिसका 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो से एक खास रिश्ता है। एक ऐसा इलाका जो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान करीब 1 महीने तक चीनी नियंत्रण में रहा। एक ऐसा इलाका जो दोनों देशों के बीच आज भी विवाद की वजह बना हुआ है। इसी विवाद की एक झलक पिछले साल दिसंबर के महीने में देखने को मिली जब तवांग के यांगत्जे इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई। भारत ने तब कहा था कि चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण करके यथास्थिति बदलने की कोशिश की। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस इलाके में ये पहली झड़प नहीं थी। अक्टूबर 2021 में भी दोनों देशों की सेनाएं यांगत्जे में आमने सामने आ गई थीं। तवांग शहर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से महज 35 किलोमीटर दूर है। बुमला दर्रे की घुमावदार सड़कों से गुजरकर ही LAC तक पहुंचा जा सकता है। इस दर्रे से गुजरते वक्त आज भी कई जगहों पर 1962 के युद्ध के अवशेष देखे जा सकते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई, हवा में इतना कम ऑक्सीजन
कि सांस फूल जाए। तापमान इतना नीचे कि आसपास की झीलों का पानी भी जम गया है। हम इस वक्त भारत चीन सीमा के बहुत करीब बुमला में हैं। ये वही जगह है जहां 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान कई लड़ाइयां लड़ी गईं। उन लड़ाइयों की कुछ निशानियां आज भी इस इलाके में देखी जा सकती हैं, जैसे ये बंकर। इस तरह के कई बंकर इस इलाके में उस वक्त बनाए गए थे और इन्हीं बंकरों में भारतीय सेना के सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशंस लेकर चीन की सेना का मुकाबला किया था। इस तरह के बहुत से बंकर्स इस पूरे इलाके में देखे जा सकते हैं और अभी ये बंकर खाली जरूर हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी उपस्थिति देखी जा सकती है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से जिस तरह का तनाव चल रहा है, इस सैन्य उपस्थिति का होना यहाँ कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। 23 अक्टूबर 1962 की सुबह चीन ने इस इलाके पर हमला किया था और तेजी से आगे बढ़ते हुए अगले ही दिन तवांग पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त की यादें आज भी तवांग के बुजुर्गों के जहन में ताज़ा हैं। तवांग में हम लोग का धान काटने का सीजन आया था। उस समय में हम लोग धान काटता था। मैं 10-11 का 20 भी उम्र था। उस वक्त रात दिन इन लोग ने चारों तरफ से हमला करते हुए हमारा तवांग में आया, तो सब हमारा यहाँ का पब्लिक लोग भागना शुरू हो गया। कई जगह पे टॉप लगा था, कई गांव घर में लगा हुआ था, डैमेज किया था घर। तवांग में रहने वाले लॉब्सांग सेरिंग भी उस समय 11 साल के थे। बॉर्डर में चाइना के साथ लड़ाई हो गया बोल के यहाँ का पब्लिक पूरा भाग के नीचे जा रहा था सर। उसी टाइम में हम लोग को भी माता पिता जी ने लेकर असम तक किया सब भाग के यहाँ से। 1962 के युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाले कई बुजुर्गों से बात कर तवांग में रहने वाले नवांग छोटा ने एक किताब लिखी। जान सबको अपनी प्यारी थी और लोग भागना चाह रहे थे अपने कई सुरक्षित जगह पर, वो अपने परिवार के साथ। लेकिन उस समय का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पर थी नहीं, तो पैदल आप जाएंगे भी तो कितना दूर जाएंगे। करीब 1 महीने बाद नवंबर में चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की और अपनी सेना को पीछे हटा लिया। तवांग से जान बचाकर भागे हुए लोग जब कुछ महीनों बाद वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने कई खौफनाक मंजर देखे। हम लोग वापस में आने टाइम में उन लोग चाइना लोग क्या पूरा रास्ता सामने रख दिया। इंडिया का फौज कर जो डेड बॉडी है ना, जहाँ आदमी रास्ता रखता है ना, रास्ता के सामने एकदम लैंड करके रखती है। भारतीय सेना के मुताबिक इस युद्ध के दौरान कामेंग सेक्टर में 2420 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। इन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए तवांग में एक युद्ध स्मारक बनाया गया है। यह स्मारक युद्ध की तस्वीरों, हथियारों और अन्य सैनिक साजो सामान के जरिए आज भी 1962 की भयावह यादों को ताजा रखे हुए है। वहीं तवांग शहर में लोगों का कहना है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर मुठभेड़ उनके लिए एक सामान्य सी बात बन गई है। वो कहते हैं कि दिसंबर में हुई झड़प के बाद भी तवांग में कोई डर या तनाव का माहौल नहीं था, लेकिन कारोबार पर असर जरूर पड़ा। हम लोग को कुछ लोकल लोगों को कुछ डर नहीं होता, लेकिन चैनल वाला ने बहुत बोल देता ना, तब पता चलता हाँ ऐसे कुछ हुआ बोल गया। कोई टूरिस्ट नहीं होता यहाँ में। खबर फैल जाने के बाद हम लोग को बहुत तकलीफ होती। 60 साल पहले हुए युद्ध के घाव भले ही भर गए हों, लेकिन उनके निशान आज भी लोगों के जहन में कायम हैं। देवलिन रॉय के साथ राघवेंद्र राव, बीबीसी। ब्रेक के बाद पूर्वी यूक्रेन में तेज हुई जंग देखेंगे ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पूर्वी यूक्रेन में भीषण लड़ाई जारी है, जहां रूसी सेनाएं बखमुत शहर को घेरने की कोशिश कर रही हैं। यूक्रेनी सेना जमीन और आसमान तक उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। बीबीसी की टीम को उन पायलट से मिलने का खास मौका मिला जो इस जंग का हिस्सा हैं। कैसे लड़ रहे हैं वो अपनी जंग लड़ाकू मिशन के दौरान, देखिए बीबीसी संवाददाता ओला ग्वेरन की रिपोर्ट। एक सीक्रेट एयरबेस से जंग के लिए उड़ान भरता एक जंगी हेलीकॉप्टर। हमें सिकोर्स्की ब्रिगेड के इस हेलीकॉप्टर में वीडियो रिकॉर्डिंग की खास अनुमति मिली। हमारा कैमरा कॉकपिट में फिट था। वो बहुत नीचे उड़ते हैं ताकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ना आए। सटीक निशाना लगने की बहुत कम संभावना है और फिर वो फायर करते हैं। टारगेट पूर्वी मोर्चे पर है, ठीक कहाँ ये हम नहीं बता सकते। वो वहाँ से मुड़ जाते हैं ताकि खुद दुश्मन का निशाना न बन जाएं और बेस पर लौट आते हैं। वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर से निकले। पायलट रोमान बहादुरी के लिए सम्मानित किए जा चुके हैं। वो 34 साल के हैं और सोवियत काल के जिस हेलीकॉप्टर में हैं वो भी कुछ इतने ही साल पुराना है। रोमान ने इस जंग में अनगिनत बार लड़ाकू मिशन के लिए उड़ानें भरी हैं, जिसका मतलब है मरने और मारने के लिए तैयार। क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि जहां निशाना लगाया वहां रूसी सैनिक खड़े हैं? मैदान पर लोग नहीं हैं, सिर्फ सैनिक और दुश्मन हैं जो जंग के लिए हमारे देश में आए हैं। हम सिर्फ अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। हम हमलावर नहीं हैं, हम पीड़ित हैं जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये जंग जीतने के लिए हमें रूसी सैनिकों को मारना पड़ा तो हम उन सभी को मारने के लिए तैयार हैं। वो फिर उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। इस्तेमाल के लिए फिर मिसाइल लोड की गई। हर हेलीकॉप्टर में 40। एक मिसाइल पर रूसी नेता के लिए भद्दा संदेश लिखा गया। हेलीकॉप्टरों में अब ईंधन भरा जा रहा है और उन्हें फिर से हथियारों से लैस किया जा रहा है। हर बार जब वो वापस लौटते हैं तो यही होता है। उन्हें अगले मिशन के लिए तैयार किया जाता है क्योंकि आदेश किसी भी वक्त आ सकता है और कोई भी मिशन आखिरी हो सकता है। दुश्मन से भिड़ने के बाद ब्रिगेड के कुछ पायलट कभी घर वापस नहीं लौटे। इस बीच रूस के करीबी सहयोगी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 दिन के चीन दौरे पर हैं। लुकाशेंको को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी और समर्थक माना जाता है। ऐसे में पश्चिमी देशों को आशंका है कि चीन शायद रूस को यूक्रेन युद्ध में सैन्य मदद देने की योजना बना रहा है। हालांकि चीन इससे इनकार करता रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बखमुत शहर, जहां रूस से लड़ाई जारी है, उसके पास हालात चिंताजनक हैं। पूर्वी मोर्चे पर हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस की सेना वैसी हर चीज को तबाह कर रही है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना अपने बचाव के लिए कर सकती है। महीनों से लगातार जारी बमबारी और लड़ाई की वजह से बखमुत का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। माना जा रहा है कि बखमुत की लड़ाई में रूस और यूक्रेन दोनों ओर के सैनिकों की जान बड़ी तादाद में गई है। उधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन ने पिछली रात उसके दक्षिणी इलाकों में मौजूद रिहायशी इमारतों पर ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन के ड्रोन रूस के क्रास्नोडार और उसके पास मौजूद आदिगेया गणराज्य में मौजूद टारगेट्स की ओर जा रहे थे जब उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियोस में क्रास्नोडार इलाके के ट्यूपासिये टाउन में एक ऑयल डिपो में आग लगी हुई दिखी। हमले से हुई तबाही भी दिखाई दे रही थी। मॉस्को के गवर्नर ने भी कहा है कि उन्होंने कोलन्ना के शहर में एक ड्रोन को नजदीक आते देखा और उन्होंने कहा कि ड्रोन से कोई हताहत नहीं हुआ है और उसका मकसद था रिहायशी इमारतों को निशाना बनाना। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद न्यूयॉर्क सिटी में क्यों लगा आपातकाल, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। वजह वहां बड़ी तादाद में प्रवासियों का पहुंचना। पिछले साल से अब तक वहां 45,000 से ज्यादा प्रवासी आए हैं। अब न्यूयॉर्क के लोग बाइडेन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वो इस प्रवासी संकट का जल्द से जल्द समाधान निकालें। देखिए बीबीसी संवाददाता नाडा तौफीक की ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में मौजूद स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस बात का एक प्रतीक कि न्यूयॉर्क में अप्रवासियों का स्वागत किया जाता है और न्यूयॉर्क खुद लंबे वक्त तक ऐसे लोगों पर निर्भर रहा है जो एक बेहतर भविष्य की खोज में यहाँ आते हैं। पर पिछले कुछ वक्त में यहाँ इतने प्रवासी आ गए कि न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। पिछले 10 महीनों में यहाँ 45,000 से ज्यादा प्रवासी आए। इसके लिए न्यूयॉर्क के मेयर ने बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधा। मैं अब चुप नहीं बैठने वाला। अमेरिकी शहरों के साथ गलत हो रहा है। बाइडेन प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और हमसे बातचीत कर शहर में जितनी जगह मिल सकती है उतनी जगह वो ले ले, ताकि शहर में एकदम से भीड़ ना हो। कानून के हिसाब से अगर कोई न्यूयॉर्क में शरण मांगने आएगा तो उसे शरण दी जाएगी, पर शरणार्थियों की बढ़ती तादाद अब मुसीबत खड़ी कर रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली तबाही के कारण कई लोग यहाँ आ रहे हैं। कुछ गरीबी तो कुछ राजनीतिक हिंसा और सामाजिक हिंसा से बचकर आए हैं। हमारा सिस्टम इतने लोगों के साथ डील करने के लिए नहीं बना था। ये महिला एक शरणार्थी हैं जो यहाँ जुलाई से रह रही हैं और अपना नाम नहीं बताना चाहती। वो कहती हैं कि वो 4 महीने की गर्भवती थी और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो वेनेजुएला से भागी, ये जानते हुए भी कि सफर काफी खतरनाक होगा। कई बार हमें खाना खाने को नहीं मिला। मेरा बड़ा बच्चा और मैं एक पूरे दिन भूखे रहे। हमने खाने की भीख मांगी पर लोगों के पास खुद कुछ खाने को नहीं था। हम कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला और मैक्सिको से होते हुए आए। हम जंगलों से होकर गुजरे जो बहुत बुरा था। इस महिला को उम्मीद है कि ये एक दिन काम कर अपनी बेटी को वेनेजुएला से यहाँ ले आएंगी। उनके जैसे और भी लोग अमेरिका आने के लिए उत्साहित हैं और बाइडेन प्रशासन प्रवासियों के लिए बने इस सिस्टम में कोई सुधार नहीं कर रहा, जिससे न्यूयॉर्क जैसे शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। और कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।